आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग गॉस लॉ को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। ठीक है, गॉस लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड कब निकलता है? जब सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो विथ रिस्पेक्ट टू गॉसियन सरफेस। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गॉसियन सरफेस? तो हम लोग लाइन चार्ज निकाले थे, प्लेन सीट का निकाले थे, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, स्फेरिकल का निकाले थे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गॉस लॉ हम लोग जो पढ़े थे, ध्यान दीजिएगा, गॉस थ्योरम जो था कि वो क्लोज सरफेस के लिए था ई डॉट डी एस, ठीक है, इक्वल टू चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। ये ई ड्यू टू ऑल चार्जेस था, चाहे बाहर चाहे अंदर, और ये चार्ज केवल इंक्लोज्ड की बात कर रहा था, ध्यान दीजिए। ठीक है, ये ड्यू टू ऑल चार्जेस, ये ध्यान है ना, ये बेसिक बात है। ठीक है, क्लियर है? तो ये इंटीग्रल फॉर्म था ना, इसको हम लोग कहते हैं क्या? इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ ना। गॉस लॉ का एक डिफरेंशियल फॉर्म है। ठीक है, ऐसा बहुत ज़्यादा यूज तो डिफरेंशियल फॉर्म का आपको नहीं आएगा, पर कहीं कहीं एक बार बैक ईयर में आईआईटी में एक क्वेश्चन आया था, तो उस समय अगर डिफरेंशियल फॉर्म थोड़ा सा पता होता तो क्वेश्चन बहुत आसानी से आया था। ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल फॉर्म देखते हैं। ठीक है, आइए, गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में अगर गलती से आ गया तो नो डाउट इंटीग्रल से भी आ सकता है क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा देने में, मैं आके आपको एग्जांपल बताऊंगा। पर डिफरेंशियल फॉर्म से वो थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा, इंटीग्रल फॉर्म से भी हो जाएगा, पर डिफरेंशियल फॉर्म से वो थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म कैसे है? आइए, तो डिफरेंशियल फॉर्म में क्या है, जैसे हम इसी को पकड़ते हैं। ठीक है, ये पूरा क्लोज्ड के लिए था हमारा ई डॉट डी एस, ठीक है, इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज्ड। मान लो हम 3D में बात करें, ठीक है, और उससे मान लीजिए कि कोई ऐसा है रीजन है, ठीक है, इसमें जैसे अब तक हम लोग देखे थे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट रख रहे थे, पर अगर सपोज करिए कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी बदले, अब तक हम लोग चार्ज डेंसिटी को हमेशा कांस्टेंट मान रहे थे, चाहे लीनियर, चाहे सरफेस, चाहे वॉल्यूम। ठीक है, इन जनरल अगर मान लीजिए कोई चार्ज डेंसिटी वेरी करे, ठीक है, हम वॉल्यूम को ही ले लें क्योंकि प्रैक्टिकली तो वॉल्यूम वाला पॉसिबल है। तो अगर मान लो वेरिएबल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, ऐसा कुछ ले लें कि वेरिएबल और कांस्टेंट भी हो तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि कांस्टेंट भी है नहीं चलेगा, जो वेरिएबल के लिए चलेगा तो सबके लिए चलेगा। वेरिएबल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मान लीजिए, वो भी चेंज हो रहा है आर के साथ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई स्फीयर ही है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जैसे हम जानते हैं कि कोई ऐसे मान लो स्फेरिकल है और आर डिस्टेंस पे उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मान लो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ले लो रो नॉट आर है, यानी किस पे डिपेंड कर रहा है? आर पे। तो ऐसे केस को हम लोग कहते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वैरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर हम देखें तो हम लोग उस केस में अगर चार्ज इंक्लोज निकालना होगा, मान लो ये गॉसियन है, ठीक है, तो हमको चार्ज इंक्लोज निकालना होगा, तो एक ऐसा तो नहीं कर सकते कि रो इंटू वॉल्यूम कर दे, क्योंकि रो तो बदल रहा है आर के साथ साथ। ठीक है, हम रो इंटू वॉल्यूम नहीं कर सकते ना, ऐसे केस में क्या हम डायरेक्ट रो इंटू वॉल्यूम नहीं लगा सकते। ठीक है, हम लोग क्या मानेंगे, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट चार्ज बदल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स विड्थ का एक स्फेरिकल लेंगे, और डी एक्स विड्थ के लिए मानेंगे रेडियस कांस्टेंट है, इतने विड्थ तक हम वॉल्यूम भी कांस्टेंट मानेंगे, सॉरी रेडियस कांस्टेंट मानेंगे डी एक्स विड्थ तक, ये डी एक्स विड्थ है। अगर रेडियस कांस्टेंट हो जाएगा तो सरफेस एरिया कांस्टेंट हो जाएगा, तो इतने विड्थ तक हम लोग क्या भी मानेंगे, रेडियस कांस्टेंट, यानी यहाँ पे अगर आप एक्स डिस्टेंस देखोगे तो यहाँ का जो डेंसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, रो नॉट एक्स हो जाएगा, इस टाइप का, क्योंकि आर डिस्टेंस पे रो नॉट आ रहा है तो एक्स डिस्टेंस पे रो नॉट एक्स, इतने विड्थ एक्स कांस्टेंट है तो मानेंगे डेंसिटी भी कांस्टेंट है, तो इतने विड्थ तक डी एक्स विड्थ तक डेंसिटी कांस्टेंट मानेंगे, डी एक्स विड्थ का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4πx² dx, इतने दूर तक डेंसिटी कांस्टेंट मानेंगे, यानी रो ले लेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, रो की वैल्यू रखेंगे, रो की वैल्यू क्या आ जाएगा, रो नॉट एक्स आ जाएगा इंटू 4πx² dx। अब इसको 0 से आर या जहाँ भी इंटीग्रेट करना हो तो ये इंक्लोज चार्ज निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। तो वैसे केस में हम लोग को ये इंटू, यानी ये इसको लिख सकते थे वॉल्यूम इक्वल, ये बदल रहा है, इंटू डी वी करना पड़ेगा, और इसको इंटीग्रेट, रो इंटू वी नहीं कर सकते, ऐसा केस में क्या कन्वर्ट हो जाएगा, रो इंटू डी वी हो जाएगा, चार्ज इंक्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ज इंक्लोज हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, रो इंटू डी वी। तो यहाँ पे भी चार्ज इंक्लोज हो जाएगा, वो पूरे इंटीग्रल के लिए क्या हो जाएगा, रो इंटू डी वी अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, पूरा इंटीग्रेशन है जब। अब अगर हम दोनों तरफ वॉल्यूम से डिफ्रेंशिएट कर दें, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वी, इसके रिस्पेक्ट में, तो ये तो हट जाएगा इंटीग्रेशन, खाली रो बच जाएगा। ठीक है, तो जब हम ऐसा एक्सप्रेशन हो हमारे पास, ठीक,
हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन है, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू तो ये वाला हमारा आ जाएगा ये ds एरिया है और डिवाइडेड dv, तो dr नीचे बच जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बच जाएगा एक्सप्रेशन इधर वाला dx, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है x y i j k में होगा, प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन y डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y, प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन z डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू z इज इक्वल टू, इधर का आएगा v के रिस्पेक्ट में तो dv रो ही हो जाएगा अपॉन एप्सिलॉन, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका गॉसस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म, ये आपका गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, अगर आप ये देखो तो ये आप देखोगे एक तरह से पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ex विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ey विथ रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ez विथ रिस्पेक्ट टू z। पार्शियल डेरिवेटिव याद है हम लोग पोटेंशियल में पढ़े थे, पोटेंशियल का पार्शियल डेरिवेटिव जो होता है x के रिस्पेक्ट में ex देगा, y के रिस्पेक्ट में ey देगा, मतलब नेगेटिव ऑफ दैट। ठीक है, निकाले हुए थे हम लोग। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब समझते हो ना, अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो yz कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो xz कांस्टेंट, z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो xy कांस्टेंट। इसको आप थोड़ा सा और अच्छे फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे लग रहा है x वाला x के साथ है, y वाला y के साथ, z वाला z, ये एक तरह से डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि स्केलर है ये तो डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इसका dy बाई dx, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x i कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y j कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z k कैप, किसके साथ डॉट प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा ना ये x i कैप, हम अच्छे से लिख देंगे तो आप लोग फिर से कहोगे सर क्या लिख रहे हो, ez k कैप इज इक्वल टू रो अपॉन, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लोग i के i j के j k के k, ये जो होता है ये क्या होता है आपका ग्रेडियंट, ऐसे ना डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा, रो अपॉन एप्सिलॉन। दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। या ध्यान दीजिएगा इन जनरल कि यहाँ पे हम लोग इसको वेरिएबल मान के चलें, वैसे कांस्टेंट होगा तो भी एप्लीकेबल, हर जगह एप्लीकेबल है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ग्रेडियंट पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब जो x ले रहे हैं तो yz कांस्टेंट, y ले रहे हैं तो xz कांस्टेंट, z ले रहे हैं तो xy कांस्टेंट। क्लियर है, तो दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, इसका यूज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।